Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for AMTCAT. Today I am going to I will discuss with you the thyroid gland. So let's move on. Now the thyroid gland. अब thyroid gland कहाँ पर मौजूद है? Here is the larynx. ये थोड़ा सा मैं आपको lateral view यानी कि इस तरह से lateral view दिखा रहा हूँ। ये ऊपर larynx की साइड्स के ऊपर मौजूद हैं। There is a thyroid gland और उसके नीचे मौजूद है हमारा ट्रेकिया, कंटिन्यू कर रहा है सांस की नाली। Here is trachea, clear? This is larynx and this is parathyroid and this one is the thyroid and this is trachea. So this is the lateral view. अगर आप इसको ऐसे सामने से ऐसे देखना चाहें तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर और उसके पीछे वाले साइड पे पोस्टीरियरली देखें तो चार इस तरह बटन के तरह के छोटे छोटे और ग्लैंड्स हैं। दे आर द पैराथायरॉइड्स। ठीक है, सो इट इज़ अ बाइलोब। इसका एंटीरियर व्यू, मतलब कि इसके नीचे ट्रेकिया और इसके ऊपर दिस इज द लैरिंक्स और ये इसका लेफ्ट लोब और ये इसका राइट लोब ऑफ द थायराइड। और जहाँ तक बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ द लार्जेस्ट endocrine gland and situated just below the larynx in front of trachea and bilobed, मतलब के दो लोब्स और वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्लैंड इज दिस। इसकी सेक्रेशंस तीन सेक्रेशंस है इसकी, तीन हार्मोन्स हैं जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। क्लियर? ये तीन सेक्रेशंस। टेट्रा आयोडोथायरोनिन ये मेजर हार्मोन है, इसको T4 कहते हैं, इसको T3 कहते हैं। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, फंक्शन में भी तकरीबन सिमिलर हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इसके अंदर तीन आयोडीन के एटम्स हैं, ट्राई आयोडो तीन आयोडीन के एटम्स और टेट्रा आयोडो यानी थायरोक्सिन, इसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, थायरोक्सिन।
ये जो है ये इसमें 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का फंक्शन अब स्ट्रक्चर भी और फंक्शन जो है तकरीबन एक जैसा है, सिवाय सिर्फ एक स्ट्रक्चर के डिफरेंस में कि इसमें एक आयोडीन का एटम कम है। कैल्सिटोनिन इसका फंक्शन डिफरेंट है। सो लेट अस हैव अ लुक अपॉन देम। पहले इनके नॉर्मल फंक्शंस की बात कर लें। सो T3 एंड T4 thyroid gland, so thyroxine, number 2 is triiodothyronine, and the third hormone is calcitonin. सो कुछ डिफरेंसेस हैं, इनके हवाले से याद रखना है। T3 एंड T4 इसको हम बोलते हैं T4 एंड T3। इसमें 4 आयोडीन एटम्स, इसमें 3 आयोडीन एटम्स, ठीक है। और इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, लाइक और इसमें तो जो इट इज़ 90% सेक्रेशन, मतलब कि जो यहाँ से T3 और T4 को देखें तो ब्लड के अंदर 90% जो होगा वो T4 होगा, 10% सेक्रेशन इज ऑफ T3। लेकिन जो T3 है, T3 इज 4 टाइम्स, 4 गुना मोर पोटेंट, ये ज़्यादा असर रखता है, इफेक्टिव है देन T4। एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और थायरॉक्सिन, इट हैज़ T4 have 4 times more action of duration। इसका जो ड्यूरेशन का एक्शन है वो 4 गुना ज़्यादा है T3 से देन T3। क्लियर? मतलब कि नॉर्मली जो T4 है ये 5 से 7 दिन तक रहता है, 5 to 7 डेज इसका जो इसकी हाफ लाइफ जो है, जबकि T3 की इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन, ज़्यादातर जो है वो 1 दिन, लेकिन समटाइम्स मोर देन अ डे। सो इस वजह से ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि एमसी एंट्री टेस्ट पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। अब नॉर्मल फंक्शंस की बात कर लेते हैं इन दोनों की। तो फंक्शन तकरीबन इन दोनों का सेम है। पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल सेक्रेशन, नॉर्मल सेक्रेशन का मतलब कि नॉर्मल फंक्शनिंग तो बहुत अहम है। पहली चीज़ तो ये कि दे मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR भी कहते हैं। और BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? इट इज़ द कैलोरीज required to perform
the vital activities especially at rest. एट रेस्ट यानी कि नंबर ऑफ कैलोरीज आपको ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन पूरे दिन में कितनी चाहिए होती हैं. इट इज़ दैट इज़ यूजुअली 1000 to 2000 कैलोरीज पर डे. और ये उसके हिसाब से जो है वो मेंटेन करता है. लेकिन कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग the oxidation of food producing. तो आपको पता है जब फूड की ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? ATP प्लस हीट. तो ये दो अहम चीज़ें हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही है, मेटाबॉलिक हीट एंड ATP, जो कि हमें ये दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें चाहिए. सो इस तरह से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट दोनों मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं. इसके अलावा इन कंजक्शन विद सोमैटोट्रोफिन, ये STH के साथ मिलके यानी ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके इन कंजक्शन विद STH यानी कि STH प्लस द T3 T4 ये तीनों मिलकर के दे कंट्रोल द ग्रोथ रेट and causes differentiation of brain cells. मतलब कि नॉर्मल ब्रेन के जो डेवलपमेंट है ख़ास तौर पर ड्यूरिंग द फीटल लाइफ और आफ्टर फीटल लाइफ, मतलब कि इन्फेंसी, उसमें ब्रेन सेल्स के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और उनकी जो है वो डिफ्रेंशिएशन कराते हैं ताकि हमारे जो नॉर्मल ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन सकें. सो रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्रेन फंक्शंस, और इसके साथ साथ ग्रोथ उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं. क्लियर? सो ये दो मेजर फंक्शन नॉर्मल सेक्रेशन इसकी. इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस में, जैसे कि दैट इज हंगर, भूख में, और ठंड में, कोल्ड. तो आपको याद है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो उसमें इसका रोल है, ठीक है, इन थायराइड हार्मोन्स का. और इसी के साथ जब भूख लगती है तो फिर ये क्या करेंगे, आप स्टारवेशन के दौरान ख़ास तौर पर जब आपने रोज़ा रखा हुआ है तो जो स्टोर्ड फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज करवा कर उससे आपकी एनर्जी जो नीड्स हैं उसको पूरा करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टू हार्मोन्स. क्लियर? तो ये भी रोल इनका. इसके अलावा दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, तो वहाँ पर हम फिर उनकी जो है वो ओवर सेक्रेशन और अंडर सेक्रेशन को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? तो नॉर्मल सेक्रेशन का एक फंक्शन यहाँ पर भी मैं लेकर आ रहा हूँ. ठीक है? इस साइड पे दे आर ऑल्सो दे हाई लेवल्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, जब कद एकदम से बढ़ रहा हो उस दौरान, यानी बलोगत के करीब करीब इनके हाई लेवल्स होते हैं. और प्लस एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब बलोगत के करीब बच्चा पहुंचता है या बच्ची पहुंचती है तो उस वक्त उनकी सेक्सुअल मैच्योरेशन भी इसी के ज़िम्मे है. मैच्योरेशन वो भी इसी हार्मोन का ज़िम्मे है. ठीक है? तो ये इसके नॉर्मल फंक्शनिंग है डियर स्टूडेंट्स. ठीक है? सो अब हम आते हैं इसकी एबनॉर्मल सेक्रेशन के ऊपर. तो एबनॉर्मल में दो तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हैं. एबनॉर्मल सेक्रेशन, तो ओवर सेक्रेशन भी हो सकती है, अंडर सेक्रेशन भी हो सकती है. तो आम तौर पर
जो इसकी ओवर सेक्रेशन है, इट्स ओवर सेक्रेशन, ओवर सेक्रेशन कहलाती है, इट इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज क्या है, याद रखिएगा, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि हमारी बॉडी हमारे खिलाफ जो है वो धावा बोल देती है, ठीक है। किस वजह से? बिकॉज के द बॉडी प्रोड्यूसेस antibodies which mimics TSH, जो किसको मिमिक करती हैं, किस एक्शन को? TSH को। तो वो प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, TSH, बिल्कुल TSH जैसी। TSH का काम क्या था कि वो स्टिमुलेट करता रहता है किसको? थायराइड ग्लैंड को, और वहाँ से T3 T4 की सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़, ये प्रोटीन्स सिक्रेट होंगी। एक ऑटो इम्यूनिटी, बाज़ का कुछ वायरल इन्फेक्शंस बार बार होने से कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जिनका जो स्ट्रक्चर है वो इन एंटीबॉडीज से उनका कुछ स्ट्रक्चर इस एंटीबॉडी से मिलता जुलता होता है। तो अब हमारी बॉडी समझती है कि शायद ये वायरस है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाओ। तो जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर था, वो जिस वायरल पार्ट के खिलाफ वो स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज़ बन रही थी, उसका स्ट्रक्चर मिल रहा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती रहती है, फिर जाकर क्या करती हैं, दे स्टार्ट मेकिंग द एंटीबॉडीज़ विच मेक द TSH, और वो एंटीबॉडीज़ दे विल स्टार्ट स्टिमुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड। तो उससे क्या होगा कि T3 और T4 के लेवल्स बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा? लीडिंग टू increased हार्ट रेट, दिल की धड़कन बहुत तेज़, मतलब कि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। और अगर ये प्रोलॉन्ग हो, इफ प्रोलॉन्ग्ड मे कॉज हार्ट फेलियर, इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर। और इसके अलावा इंक्रीज्ड, इट कॉजेस इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट प्लस इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट, यानी कि BMR ओवर शूट कर जाएगा। नॉर्मली हमें कितनी चाहिए थी कैलोरीज? आपको बताया कि 1000 से 2000 कैलोरीज पर डे हमें चाहिए होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से इट लीड्स टू शिवरिंग ऑफ हैंड। अच्छा, इसके लिए पेपर टेस्ट किया जाता है। पेपर टेस्ट, ये देखें मेरा हाथ, इट इज़ बिल्कुल स्टिल, इट इज़ टोटली स्टिल, लेकिन ज़्यादा एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि ऐसे शख्स का हाथ ऐसे इट विल शिवर, वैसे कांप रहा होता है। तो उसके लिए पेपर टेस्ट किया जाता है। इसके हाथ के ऊपर ऐसे पेपर रखते हैं, तो पेपर की मूवमेंट से वो पेपर ऐसे से वो बबल कर रहा होता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान का हाथ बिल्कुल स्टिल है, लाइक दिस इज अ स्टिल हैंड। तो इट इज़ द इंडिकेशन डैट माई थायराइड लेवल्स आर नॉर्मल, दे आर नॉट अबव नॉर्मल। तो जब अबव नॉर्मल होंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सो इट विल लीड्स टू लाइक दिस कंडीशन। और ऐसे लोगों का चूँकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ATPs बन रही हैं, तो सिर्फ ATP नहीं बनेंगे, साथ में क्या बनेगा, ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी। सो इट विल ऑल्सो लीड टू स्वेटिंग। ऐसे लोगों के साथ, जब ऐसे पेशेंट्स के साथ आप दिसंबर जनवरी शदीद ठंड में भी हाथ में लाएंगे,
ऐसे लगेगा जैसे हाथ अभी धो के हैं, इतना पसीना इनके हाथ के यहाँ पर हाथों पे और पाँव पे आता होता है इनको। किस वजह से? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। जब अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऐसे लगता है जैसे हल्का हल्का इनको बुखार रहता ही है हर वक्त, इनका जिस्म गर्म रहेगा। तो बॉडी होम्योस्टेटिकली उसको मेंटेन करने के लिए क्या करती है, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो क्या करती है, उसको ठंडा करने के लिए फिर पसीना आता है। तो इन शख्स को, इन बेचारों को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, जिनके साथ भी है ये मामला, तो ये फिर इनको स्वेटिंग रहती है, ठीक है। और इसको साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके लिए, दैट इज़ एक्स ऑफ्थैल्मिक ग्वाइटर। ग्वाइटर कहते हैं स्वेलिंग ऑफ द नेक को, ये गला गिलड़ जिसको कहा जाता है, ठीक है, गला ऐसे स्वेल हो जाना। क्योंकि ये जो TSH से जो मिमिक कर रही है एंटीबॉडी, जो स्टिमुलेट करवाएंगे जब थायराइड को, तो थायराइड का जो नंबर है यहाँ पर सेल्स का इंक्रीज होगा, इट विल लीड टू स्टिमुलेट, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी नेक की, गिलड़ जिसको कहा जाता है या ग्वाइटर कहा जाता है। और साथ में एक्स ऑफ्थैल्मिया, एक्स का मतलब है आउट, एक्स मीन्स आउट, ऑफ्थैल्मिया मीन्स आइज। तो देखें, आई एम लाइक अ नॉर्मल पर्सन, जब मुझे गुस्सा आएगा या मैं जब आपको डराने लगूंगा तो फिर मैं आंखें ऐसे निकालूंगा ऐसे। इन लोगों की नॉर्मल कंडीशन में आई बॉल जो होते हैं वो अपने आई सॉकेट से बाहर रहते हैं। मतलब कि आपको लग रहा होगा डरा रहे हैं, लेकिन नहीं, इनके नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि आई बॉल्स इनके प्रोट्रूड कर जाते हैं आई सॉकेट से, इसे कहते हैं एक्स ऑफ्थैल्मिया। और साथ में स्वेलिंग ऑफ द नेक, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स ऑफ्थैल्मिक ग्वाइटर। तो बिकॉज के जो आंखों के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो भी रेज कर जाता है, जिसकी वजह से आई बॉल जो है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाते हैं जैसे, और वो आई सॉकेट से बाहर आ जाते हैं। सो दैट इज़ द कंडीशन। और इसको ग्रेव्स डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो, चूँकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है, अगर इसका सही तरह से मैनेज ना किया जाए तो इट टेक्स द पर्सन टू द ग्रेव, ये कब्र तक ले जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ द ओवर सेक्रेशन of thyroid hormones, the thyroxine especially and the triiodothyronine। अब आते हैं इसकी अंडर सेक्रेशन पे। सो अंडर सेक्रेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लियर। सो आपने इसको अभी फिलहाल कैल्सिटोनिन को यहां पर कंसिडर नहीं करना, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग द अंडर सेक्रेशन ऑफ थायराइड hormone T3 and T4. So its under secretion, अंडर सेक्रेशन दो तरह से हो सकती है। एक पैदाइशी तौर पर, मतलब कि कॉन्जेनिटल है, उसे हम कहते हैं क्रेटेनिज्म। और एक है डाइटरी, जिसको हम कहते हैं मिक्सडीमा। जो क्रेटेनिज्म है ये कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल का मतलब कि ये मारूसी बीमारी है। कॉन्जेनिटली T3 T4 नहीं बन पा रहे, ठीक है, उनके जीन्स नहीं है या उनमें म्यूटेशन हो चुकी है। और ये डाइटरी है, मतलब वैसे कोई मसला नहीं है, आपकी डाइट के अंदर ये जो T3 और T4 है ये आप नहीं ले रहे, एनफ अमाउंट में नहीं ले रहे, आयोडीन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन नहीं बना। हालांकि आपको पता है कि जो आयोडीन है ये ट्रेस मिनरल है, आपने पढ़ा था, इट्स अ ट्रेस मिनरल, लेकिन देखें उसके बावजूद इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। तो क्रेटेनिज्म कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी है थायरोक्सिन की, और इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू, इसमें जो बच्चा पैदा होगा इट हैज़ गॉट कोर्स का मतलब थिक, स्कैंटी मतलब थोड़े थोड़े, हेयर्स बाल, थिक बाल, और सर के ऊपर खास तौर पर थोड़े थोड़े वक्फे से और थिक बाल होंगे उसके, और येलोविश स्केली स्किन, इनकी जो जिल्द होती है वो जैसे बूढ़ों की जिल्द होती है, स्केली। हमारे स्किन में देखें वो थोड़े से ऐसे इलास्टिसिटी है, इनकी स्केली हो जाती है, मतलब के ऊपर शाइनी हो जाती है, स्केल्स बन जाते हैं, थिक हो जाती है। सो येलोविश स्केली स्किन।
अब अंडर सेक्रेशन है तो मतलब कि इनके अंदर जो है वो इनकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी सही नहीं होगी। सो इट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। ये बच्चे जहनी तौर पर अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से वो लर्निंग एबिलिटीज़ नहीं रखते होंगे, प्लस ऑल्सो फिजिकली रिटार्ड होंगे, ठीक है, इनकी ग्रोथ इफेक्ट होगी क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इनकी मेटाबॉलिज्म बीएमआर मेंटेन नहीं हो रहा। सो ये फिजिकली ऑल्सो रिटार्डेड, इनकी जो बॉडी है वो बॉडी का जो नॉर्मल रेशियोज होती हैं पोस्चर की वो इनके नहीं होंगी। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इफ इट इज़ कॉन्जेनिटली डेफिशिएंसी ऑफ द अंडर सेक्रेशन ऑफ थायराइड T3 एंड T4, थायरॉक्सिन इनकी कमी हो जाए, ठीक है। नाउ द अंडर सेक्रेशन of T4 and T3 but principally the T4। तो एक अंडर सेक्रेशन तो हमने डिस्कस कर ली कि अगर ये कॉन्जेनिटली एब्सेंट होगा, सो कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी लीड्स टू क्रेटिनिज्म, ठीक है। कॉन्जेनिटल ये वर्ड लाजमी याद रखना साथ में। बट इफ द डाइटरी डेफिशिएंसी, अगर डाइट में कम हो तो डाइटरी डेफिशिएंसी लीड्स टू मिक्स्ड एडिमा, दैट लीड्स टू मिक्स्ड एडिमा। तो डेफिशिएंसी है T3 T4 सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे क्योंकि आप डाइट में कम खा रहे हैं आयोडीन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए आयोडीन मिला नमक जो हुकूमत है उसको प्रेफर करती है और आप भी प्रेफर करें आयोडाइज्ड सॉल्ट से कहते हैं, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड के साथ वो आयोडीन मिक्स की होती है। आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने से इसकी डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है, ठीक है। तो आमतौर पर हमें नॉर्मल रूटीन में इसी को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें इस डाइटरी डेफिशिएंसी से बच सकें। तो मिक्स्ड एडिमा होगा तो क्या होगा, लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, लो बीएमआर, नॉर्मल जो बेसल मेटाबॉलिक रेट था उससे कम हो जाएगा, 1000 से 2000 था उससे कम आ जाएगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी और जो हमारा फूड है उसकी ऑक्सीडेशन भी कम होगी, ठीक है। जब फूड ऑक्सीडाइज कम होगा तो हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, इट विल लीड टू द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट्स, सो इट विल लीड टू द डेपोजिशन ऑफ फैट्स, उससे फैट्स डिपॉजिट होंगे क्योंकि जो आप खा तो रहे हैं लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली वो ग्लाइकोजन कितनी स्टोर हो सकती है आपके सेल्स में, तो उसकी एक लिमिट है और ये काम तो मुसलसल चल रहा होगा। तो अगर मुसलसल चल रहा है तो अब जो एक्सेस ऑफ सरप्लस जो ग्लूकोज होगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स, सो इट लीड्स टू द डेपोजिशन ऑफ फैट्स इन बॉडी। उससे क्या होगा, लीडिंग टू इंक्रीज्ड वेट, उससे वजन बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड वेट, और वेट गेन जिसको कहते हैं, ओबेसिटी भी हो सकती है इससे। और इसके अलावा देयर विल बी द पफीनेस ऑफ हैंड एंड फीट खास तौर पर, एंड ऑल्सो द फेस। अच्छा, इन लोगों के जब चेहरे पे ये पफीनेस का मतलब होता है स्वेलिंग, हाथ भी स्वेल होंगे, पाँव भी स्वेल होंगे, इनको जूतों का इशू होगा, ठीक है, जूते इनके साइज़ लेके आएंगे लेकिन जब पफीनेस बढ़ जाएगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी तो वो जूता इनको पूरा नहीं आएगा। इस तरह से हाथ इनमें चूँकि स्वेलिंग हुई होती है, इनको हाथ इनसे मिलाओ तो इतना नरम हाथ होता है, ऐसे लगता है जैसे रुई में हाथ देती हो, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द हैंड, पफीनेस ऑफ द हैंड। और चेहरा भी जो है वो स्वेल होगा, इसको हम कहते हैं मून फेस,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मून फेस। जैसे हम एक इमेजिनरी कहते हैं ना, को गोल चेहरा, चांद का चेहरा जैसे गोल सा होता है, इस तरह से स्वेलिंग की वजह से चेहरा गोल हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक फंक्शन इंपॉर्टेंट रह गया T3 और T4 के वाले से। द T3 एंड T4 causes metamorphosis, इन एम्फीबियंस के अंदर। क्लियर? और मेटा का मतलब चेंज, मॉर्फ का मतलब शेप। तो आपको पता है कि वो जो टैडपोल होता है, टैडपोल लार्वा जो होता है फ्रॉग का, उसके अंदर दुम होती है, इट हैज़ गॉट टेल। तो उसको फिर मेटा, इस हार्मोन के एक्शन के वजह से द टैडपोल इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग, जो कि टेल लेस होता है, जिसकी दुम नहीं होती है, इट इज़ टेल लेस। सो अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, टैडपोल ही बड़े साइज का हो जाएगा। सो इसमें यानी कि एडल्ट नहीं बनेगा, बट के लार्ज साइज्ड टैडपोल, इसकी डेफिशिएंसी से, जिसकी दुम भी होगी। तो खैर इसको एक्सोजिनस T3 T4 भी दिया जा सकता है इस प्रोसेस को कंटिन्यू करवाने के लिए। अब आते हैं तीसरी सेक्रेशन की तरफ। द थर्ड सेक्रेशन इज कैल्सिटोनिन। अच्छा, इसका वो जो आपसे डिस्कस किया हमने प्रीवियस फ्रेम में, जो पैराथॉर्मोन है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। सो पैराथायराइड ग्लैंड से एक ही हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड। वहाँ से जो इनकी तादाद कितनी है, 4, होते कहाँ पर है, ऑन द पोस्टीरियोलेटरल साइड्स of adrenal glands। पोस्टीरियर लेटरल मतलब पीछे वाली और लेटरल साइड्स के ऊपर मैंने दिखाया था आपको। ये 4 इनकी तादाद होती है, देयर 4 इन नंबर, याद रखना है इनकी तादाद। तो यहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दे प्रोड्यूस अ सिंगल hormone which is called parathormone। अब पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन, दे आर द एंटागोनिस्ट ऑफ ईच अदर, मतलब कि एंटागोनिस्ट का मतलब कि ये दोनों का काम ऑपोजिट है, लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को नॉर्मलाइज रखेंगे। सो दे मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल्स। क्लियर? किस तरह से? कैल्सिटोनिन, इट इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड कैल्शियम levels are high। जब हाई होगा तो तब कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। जबकि पैराथॉर्मोन, इट इज रिलीज्ड when blood calcium levels are below normal, नॉर्मल से कम हो जाएंगे। और कैल्शियम की अहमियत का पता ही है, हमारे दिल को धड़कने में, हमारे सांस लेने में, मसल कंट्रैक्शन में, और नर्व इम्पल्स जो है वो साइनेप्स में पढ़ा आपने, ठीक है, कि कैल्शियम के बगैर वो जो वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, वो आगे फ्यूज़ नहीं कर पाती, ठीक है। साइनेप्टो
जो ब्रेविन है और सिंटैक्सिन, ये वो एक्टिविटी तभी होती हैं जब कैल्शियम आकर बाइंड करती है, तो वेरी मच इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तो कैल्शियम लाजमी चाहिए। तो कैल्शियम का लेवल जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो तब कैल्सिटोनिन रिलीज होगी। ये क्या करेगी? सो इट इज़ रिलीज्ड व्हेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका स्टिमुलस है, ठीक है। रिलीज्ड व्हेन द कैल्शियम लेवल्स आर हाई। और ये कब रिलीज होता है? व्हेन रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम लेवल्स आर बिलो नॉर्मल। होगा क्या अब? ये करेगा क्या? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? सो द कैल्सिटोनिन causes deposition। डेपोजिशन का मतलब डिपॉजिट करवाना, जैसे आप पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कैल्सिटोनिन क्या करेगा? जो ज़्यादा कैल्शियम आ गई है, ठीक है, उसको डिपॉजिट करवाएगी। डेपोजिशन इन बोन्स, वो हड्डियों में जमा करवानी शुरू कर देगी। वो हमारे दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। आपने पढ़ा था बोन्स आर, ठीक है, वो नॉर्मल होमोस्टेसिस के लिए, मिनरल होमोस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर कैल्शियम। तो कैल्शियम वहाँ पर उसको जमा करवा देगा, लीडिंग टू डिक्रीजिंग कैल्शियम लेवल। जैसे वो हड्डियों में जमा होना शुरू हो गई तो कैल्शियम लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, लेवल्स। लेकिन कम का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल से कम, कैल्शियम डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल्स टू नॉर्मल लेवल्स, नॉर्मल तक लेके आना, उसके बाद फिनिश, उसके बाद नहीं अब इसने काम करना। और ये क्या करेगा? जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा सो ये रिलीज होगा एंड इट विल ये उसके ऑपोजिट काम करेगा। जो स्टोर्ड कैल्शियम थी हड्डियों में से वो निकलवाएगा। इट विल इंक्रीज calcium levels by removing from bones, हड्डियों से निकलवा कर, but up to normal levels, ठीक है। ये बढ़ाएगा जरूर लेकिन कहां तक? टू नॉर्मल लेवल्स कर दिया। तो ये इनकी नॉर्मल फंक्शन। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर के काम अपना कर रहे होते हैं। अब आते हैं इनकी एबनॉर्मल सेक्रेशन। ये तो नॉर्मल सेक्रेशन थी। अगर इसकी हो ओवर सेक्रेशन या अंडर सेक्रेशन कैल्सिटोनिन की, सो इट्स ओवर एंड अंडर सेक्रेशन। Its over and under secretion leads to various disorders। खास तौर पर जब ये कम होगी, कैल्शियम का लेवल कम हो गया, मतलब ये जब भी ये कैल्सिटोनिन एक्सेस में रिलीज होगी तो क्या होगा? कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। कैल्शियम का लेवल ज़्यादा ज़रूरत से कम हो गया तो फिर क्या होगा कि इट विल लीड टू द एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, और इसकी वजह से फिर इट मे लीड टू द मस्कुलर टेटनी। अच्छा, इस पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कैल्शियम के हवाले से। कि कैल्शियम चूँकि हमारी बॉडी में तो प्रोड्यूस होती है नहीं, तो हमें डाइट में लेनी पड़ती है। तो डाइट में जैसे आती है तो इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए चाहिए, याद रखिएगा, कैल्शियम को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करवा सकता है तो वो एक चीज़ है, दैट इज़ एक्टिवेटेड विटामिन डी। तो एक्टिवेटेड विटामिन डी जो है वो विटामिन D3 है। तो वो कहाँ से आएगा? अब या तो वो हम डाइट में लें, अगर हमारी डाइट में नहीं है तो फिर मुफ्त में भी अल्लाह ताला ने दिया। मुफ्त में कैसे दिया है? हमारे स्किन में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है विटामिन डी। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो स्किन के अंदर है 7 डिहाइड्रो और डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ये मौजूद है। ये बेसिकली विटामिन D1 है। दिस इज विटामिन D1 कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है। यहाँ से जाएगा, सूरज की रोशनी जैसे पड़ी यहाँ से द सनलाइट, तो सनलाइट क्या करेगी कि इसको वहाँ से मोबिलाइज करवाएगी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये पहुँचेगा लिवर में। लिवर में इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया जाएगा, इट बिकम्स 2,5 हाइड्रोक्सी
कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल। वहाँ से ये जाएगा टू द किडनीज, किडनीज में जाकर के इसकी मज़ीद एक्टिवेशन होगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,2,5, एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया जाएगा 1 एट द पोजीशन नंबर 1, 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल। यही है वो एक्चुअली एक्टिवेटेड विटामिन D3, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल। याद रखना, कैल्सीट्रायोल कहते हैं या इसको एक्टिवेटेड विटामिन D3 कहते हैं। अब कैल्सीट्रायोल जो है ये जाएगा आपकी इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। इंटेस्टाइन में, कौन सी इंटेस्टाइन में मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वहाँ पर जाकर ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। जैसे बाहर के मुल्क में आप कभी पहली दफ़ा जाएं, आप किसी कंपनी के साथ अपॉइंटमेंट हो और आप उसको जानते ना हो, तो वो क्या होता है, उसने प्ले कार्ड उठा रखा होता है, ठीक है, कि अगर जैसे वो एयरपोर्ट पे उतरेगा आपके मुतलका जो प्ले कार्ड है उसको देखेगा और आपके पास आ जाएगा, उसने आपको पहले से नहीं देख रखा। इसी तरह से अब जो कैल्शियम खाई थी आपने वो पहुँच तो गई लार्ज इंटेस्टाइन तक, लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होगी अगर वहाँ पर एक्टिवेटेड विटामिन D3 यानी कि कैल्सीट्रायोल वहाँ पर या 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल मौजूद होगा। तो जैसे वहाँ पर इसको देखेगी कैल्शियम, ये उसके साथ जाकर बाइंड करेगा। सो द कैल्सी इन द इंटेस्टाइन, द कैल्सीट्रायोल इट विल बाइंड्स द कैल्शियम आयंस, और अब इसको कैल्शियम को अब एंटर करवा देगी इनटू द ब्लड। तो ब्लड में एंटर करवा दिया, अब फिर इनकी आगे ब्लड में अंदर वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म चलेंगे जो इसको डिपॉजिट करवाएंगे या इस्तेमाल करवाएंगे, वॉट एवर इट इज़। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आप वो देखते हैं हड्डियों वाली एड्स, उसमें वो दूध दिखा रहे होते हैं और विटामिन D दिखा रहे होते, तो हमारी हड्डी में तो विटामिन D नहीं है, लेकिन विटामिन D, एक्टिवेटेड विटामिन D3 का ये काम है कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, और कैल्शियम जो होती है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बोन स्ट्रेंथ, ठीक है। सो एनीवेज, सो होगा क्या कि यहाँ से इसकी, यहाँ पे पहले जब होगी इसकी अंडर सेक्रीशन किसकी? पैराथॉर्मोन की। रिलीज कब हो रहा है? जब कैल्शियम लेवल लो है। अगर ये अंडर सेक्रीट हो, मतलब कैल्शियम का लेवल लो हो फिर भी सेक्रीट ना हो, इट लीड्स टू मस्कुलर टेटनस हो जाएगा, पढ़ा था आपने, ठीक है। और अगर हो जाए इसकी ओवर सेक्रीशन तो तब भी प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा सेक्रेट हो गया तो कैल्शियम का लेवल मज़ीद बढ़ा देगा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बढ़ाना तो था बट अप टू नॉर्मल लेवल्स, ज़्यादा सेक्रेट होगा तो ज़्यादा हो, इसमें ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी। तो ओवर सेक्रेशन आमतौर पर देखिएगा, याद रखिएगा, ये होती है ड्यू टू द ट्यूमर्स ऑफ पैराथायराइड्स। जब कोई ट्यूमर बन जाए पैराथायराइड्स में, आमतौर पर तब ऐसा होता है। तो जो ट्यूमर्स होते हैं आपको पता है कि वो अपनी जैसी सेक्रेशन, जो नॉर्मल सेल की सेक्रेशन होती है उनको सेक्रेट करते हैं। सो ओवर सेक्रेशन इट विल लीड टू कैल्शियम लेवल जब बढ़ जाएगा, एक तो यहाँ पर खतरा है दैट इज़ ऑफ द मैसिव किडनी स्टोन्स। उससे किडनी स्टोन्स बन सकते हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये कैल्शियम वहाँ पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू है, क्योंकि इस एक्सेस का कैल्शियम को निकालना है किसने? किडनी ने निकालना है। तो वो ज़्यादा सेक्रेशन होगी तो ज़्यादा लेवल्स होंगे तो ये वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेट भी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो किडनी के स्टोन्स बनना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मसल से रिलेटेड, क्लियर। और इसके अलावा क्या होगा कि ज़्यादा सेक्रेशन, ये ज़्यादा सेक्रेट होगा तो ज़्यादा कैल्शियम निकलवाएगा कहाँ से? हड्डियों से। सो इट विल लीड टू वीक बोन्स और रिकेट्स वाली कंडीशन बन सकती है, रिकेट्स की तरह की, ठीक है। तो आसानी से हड्डियाँ टूट सकती हैं क्योंकि कैल्शियम वहाँ से ये मुसलसल निकलवा रहा है जो डिपॉजिट से। सो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से अगर तो हुई इसकी अंडर सेक्रेशन,
अगर इसके अंडर सेक्रेशन हो तो इफेक्ट्स इसके ओवर सेक्रेशन वाले होंगे। अंडर, क्योंकि ये कैल्शियम के हाई लेवल में सेक्रेट हो रहा है, अगर अंडर सेक्रेट हो रहा है मतलब कि ये नॉर्मल नहीं सेक्रेट हो रहा, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो तब ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पैराथॉर्मोन की ओवर सेक्रेशन से हुए थे। और अगर इसकी हो ओवर सेक्रेशन, ओवर सेक्रेशन से क्या होगा कि ज़्यादा कैल्शियम लेवल को लो कर देगा, तो जब ओवर सेक्रेशन और इसकी अंडर सेक्रेशन, इनके रिजल्ट्स एक जैसे होंगे, ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर वो टेटनी हो सकती है और साथ में वो एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स वो भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अंडर सेक्रेशन होगी तो इसमें से वो किडनी स्टोन्स वगैरह, उनका किडनी स्टोन का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंडर सेक्रेशन से ये नहीं होगा कि जो है इसकी जो अंडर सेक्रेशन से बोन्स वीक नहीं होंगी। हाँ, इसकी ओवर सेक्रेशन से बोन्स वीक हो सकती हैं, इसकी अंडर सेक्रेशन से बोन्स वीक नहीं होंगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। And if there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. So take care of yourself. Allah Hafiz.